पहले आम आदमी पार्टी, फिर कांग्रेस और अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना पिटारा खोल दिया है दिल्ली के चुनाव की। जी हां, बात करें दिल्ली के चुनाव के, जहां पे भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और कई सारे ऐलान यहां पे किए गए हैं। जी हां, वही दिल्ली जहां गोवा और सिक्किम को छोड़ दें तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम दिल्ली के लोगों की है। बेरोजगारी दर देखें तो पूरे देश में बेरोजगारी की संख्या सबसे कम दिल्ली में है। फिर भी यहाँ जब चुनाव आ रहे होते हैं तो महिलाओं को 2 से 2,500 रुपये तक हर महीने देने का चुनावी वादा करना पड़ता है। रसोई गैस पर 500 रुपये सब्सिडी का ऐलान करना पड़ता है। कोई बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का वादा करता है, कोई 10 लाख रुपए तक फ्री इलाज का वादा करता है, कोई मुफ्त बिजली पानी का वादा करता है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों? इतनी तरक्की के बाद भी क्या बड़े पैमाने पर वाकई मुफ्त इलाज की, मुफ्त योजनाओं की ज़रूरत है? अगर है तो फिर तरक्की किस बात की? या फिर ज़रूरत आम लोगों को कम, राजनीतिक दलों को ज़्यादा है? एक और सवाल, ज़रूरत किसी की भी हो, लेकिन इससे क्या वाकई खतरनाक ट्रेंड शुरू नहीं हो गया है? या फिर जब सरकारी खजाना भरा हो तो कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर उसे लुटाने में परेशान ही क्या है? ये कई सारे सवाल उठते हैं। आज उन्हीं सारे सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे अपने इस खास शो में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनमोल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा जी और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पद्मनाभन और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और मेरा नमस्कार। शुरुआत में रोहन गुप्ता जी आपसे करूंगा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने अपना संकल्प पत्र की पहली कड़ी यहाँ पे जारी की है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो आमतौर पे फ्रीबीज या मुफ्त की रेवड़ी का विरोध करती रही है। उसके बावजूद भाजपा को संकल्प पत्र में ऐसा लगा कि वो आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों से कंपटीशन में चीज़ें आगे बढ़ के ऐलान करना पड़ रहा है। तो ये चुनावी मजबूरी है या फिर वाकई राजनीतिक तौर पर जरूरी है? नहीं लक्ष्मण जी, मैं इसको मजबूरी नहीं मानूंगा। जनता का जहां अधिकार है वहां पे उसको अधिकार देना मैं नहीं मानता हूं कि रेवड़ी ये सरकार की, मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी है कि देश की जनता को, उस राज्य की जनता को जहां जो जरूरत है उसके हिसाब से उसको लाभ पहुंचाए। फर्क क्या होता है कि जब आप लक्ष्मण जी, जब आप कोई भी प्रॉमिस करते हैं, आपकी नीयत क्या है? पहली बात तो आपकी नीयत उसको ईमानदारी से इंप्लीमेंट करने की है या नहीं है। दूसरी बात, आपकी नीयत है पर आपका जो संसाधन इकट्ठा करने की आपकी शक्ति है या नहीं है। ये दोनों चीजें आपको बैलेंस करना आना चाहिए। एक, इम्प्लीमेंटेशन में नीयत अच्छी होना और दूसरा संसाधन इकट्ठे करना। ये दोनों चीज भाजपा ने, जहां जहां भी भाजपा की सरकार है वहां पे उसने करके दिखाया। और दूसरी पार्टी आप देख लीजिए, हम आम आदमी की बात करते हैं, जो यहाँ पे उन्होंने महिलाओं को राशि देने की बात की। पंजाब में कितने चुनाव के कितने साल हो गए, आज भी महिला, एक भी महिला को, पंजाब की महिला को जो वादा किया वो नहीं पूरा किया, वो रेवड़ी हो जाती है। हम हिमाचल की बात करें, कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने कहा था पहली बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी, सबको लाभ मिलेगा। आज भी करीब 8,000 करोड़ से ज्यादा पैसे जो है बकाया है सैलरी के। तो रेवड़ी तब कहा जाता है कि जब आप वादे करते हैं, आपके पास संसाधन नहीं होने के कारण देश की जनता को, आप राज्य की जनता को गुमराह करते हैं। कर्नाटक में देखिए, उन्होंने जो बस फ्री बस सेवा है उसको चालू रखने के लिए किराए जो है 20% बढ़ा दिए। तेलंगाना में भी आप देखिए वही हाल है। तो फर्क ये होता है कि जब आप संसाधन को जुटाए बिना वादा कर देते हैं, फिर आपको उसमें चोरी करनी पड़े, तो मुझे लगता है कि देश की जनता के साथ ये द्रोह है। भाजपा ये काम कभी नहीं करती। दूसरी बात, हम दिल्ली पे हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो केंद्र की योजना थी उसको लागू भी नहीं होने दिया। किसान सम्मान निधि की बात करें या हम लोग प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की बात रोहन करें, गुप्ता जी, मैं इस पे आऊंगा। मैं एक सवाल और आपसे पूछ लूं, मैं आप ये इस मुद्दे पर आऊंगा अलग से, इस पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से जवाब दूंगा, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछ लूं। आपने कहा जहां संसाधन है उन संसाधन के आधार पर देने में अगर कोई ऐलान किया जाता है तो रेवड़ी नहीं है। मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि संसाधन तो वही है जिस संसाधन का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी कर रही है, फिस्कल पोजीशन वही है जिस पर अगर मान लिया जाए आप सत्ता में आते हैं तो जिस पर आगे आप काम करेंगे, तो संसाधन का वही संसाधन का इस्तेमाल करना है। तो यानी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो भी चुनावी वादे किए वो भी रेवड़ी नहीं कहलाएगा तब तो? बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी ने जो सालों के संसाधन पड़े थे उसको बर्बाद कर दिया। जो स्टेट हमेशा से फिस्कल सरप्लस होता था, ये 23-24 में फिस्कल डेफिसिट में चला गया। उन्होंने संसाधन जटाए नहीं है, उन्होंने सिर्फ खर्च किया है।
अगर उनमें वो कैपेबिलिटी होती तो करके दिखाते। और आज इसीलिए लक्ष्मण जी वादे पूरे करने की बात तो कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे आप देखिए, यमुना का बात करें, प्रदूषण की बात करें, जो योजना पंजाब में भी पूरी नहीं की उसकी बात करें, नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हकीकत जनता को मालूम चल जाएगी तो उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। वो जाने दीजिए, जिस प्रकार से शराब घोटाला किया, दिल्ली की जनता के विश्वास पे कुठाराघात किया उन्होंने। जनता कैसे भरोसा करेगी कि जिसको आम आदमी के नाम पे भरोसा किया, शराब कांड किया। शीश महल देखिए आप, शीश महल ने जो अरविंद केजरीवाल की इमेज, जो उन्होंने छवि बनाने का प्रयास किया, उसको तहस नहस कर दिया। जनता को हकीकत मालूम है लक्ष्मण जी, ये ऐसी ठीक है, पार्टी थी वो जो इकट्ठे सब बहुत सारे संसाधनों का मुद्दे जो दुरुपयोग पिछले एक करके महीने से रोहन उन्होंने जी, भ्रष्टाचार किया। हाँ, ठीक है, ये सारे मुद्दे ऐसे, शीश महल और बाकी चीज़ जिस पे काफ़ी चर्चा पहले भी हो चुकी है, लेकिन आपने जो एक बात कही वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस पे मैं अनमोल जी से रिएक्शन लेना चाहूँगा कि रेवड़ी आपने भी नहीं किया, लेकिन आपने चूंकि संसाधन नए सिरे से जुटाए नहीं, संसाधनों को आपने बर्बाद किया। लेकिन आम भाजपा का कहना है कि हम आएंगे तो हम संसाधनों को बर्बाद नहीं करेंगे, हम सही तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए मुफ्त की योजनाओं का ऐलान करें, जिसको हम रेवड़ी नहीं कह सकते। अनमोल जी, 2013 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तब लोग अक्सर ये पूछते थे कि भाई आप पैसा कहां से लाओगे? आप 24 घंटे मुफ्त बिजली, पानी, विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देने का वादा कर रहे हैं, तो आप पैसा कहां से लाओगे? और उस समय दिल्ली सरकार का बजट 36,000 करोड़ रुपए हुआ करता था। आज 10 साल बाद हम लोगों को 24 घंटे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, इको हो रही है आवाज, 24 घंटे इनकी आवाज को 24 घंटे मुफ्त पानी, विश्व स्तरीय शिक्षा, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं देने के बावजूद आज दिल्ली का बजट मुनाफे में चल रहा है। ना किसी भी तरह का कोई टैक्स लगाया गया, ना किसी भी तरह का जनता के ऊपर कोई बोझ डाला गया, बल्कि उनके टैक्स के पैसे को बेहतर सुविधाओं के माध्यम से उन्हें वापस किया गया। और आने वाले समय में हमने जो योजनाएं अभी जिनकी घोषणा की है, चाहे वो महिला सम्मान योजना हो, जिसके तहत हम दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए प्रति माह देंगे, चाहे वो संजीवनी योजना हो, जिसके तहत हम 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग को न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट अस्पताल में भी मुफ्त इलाज देंगे, वैसे ही पुजारी और ग्रंथियों के सम्मान के लिए हमने प्रति माह 20,000 रुपए महीने का आयोजन किया है। तो दिल्ली की जनता को भरोसा है कि हम अपने किए गए वादों को पूरा करते हैं। आज पिछले 10 साल में 1947 से लेकर और 2014 तक दिल्ली में केवल 24,000 क्लासरूम हुआ करते थे। पिछले 10 साल में हमने नए 25,000 क्लासरूम बनाए। 1947 से लेकर और 2014 तक दिल्ली में केवल 68 फ्लाईओवर थे। पिछले 10 साल में हमने 39 नए फ्लाईओवर बनाए। हमने दिल्ली में पिछले 10 साल में 533 नए मोहल्ला क्लिनिक बनाए, 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई, 6800 किलोमीटर की नई सीवर पाइपलाइन डाली। हमने अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में हमने इतना काम किया है जितना आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। तो दिल्ली की जनता जो है हमारे सारे काम जो है वो बखूबी जानती है और देख रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी, जिसने वादा किया था 10 साल पहले कि वो 10 नए स्कूल, 200 नए कॉलेज खोलेंगे, वो पूरा नहीं किया। पूर्वांचली जो हमारे भाई बहन है, 40 लाख जो दिल्ली में रहते हैं, उन्हें वादा किया था कि उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा, वो पूरा नहीं किया। जहां झुग्गी वहां मकान 2022 तक वादा किया था दिल्ली की जनता को, आज केवल 4700 लोगों को वो मकान दे पाए हैं। हालांकि अनमोल जी, भाजपा तो आज कह रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करके भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम झुग्गी में अटल कैंटीन चलाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सारी झुग्गियों में आम आदमी कैंटीन चलाने का वादा किया था, कहीं पे पूरा हुआ नहीं। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, लेकिन किसने अपने वादे को पूरा किया, इस पर भी आप लोग से पूछेंगे। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा जी है। नीरज मिश्रा जी, जिस तरीके के ऐलान आम आदमी पार्टी ने किए और अब भाजपा कर रही है, तो आपके तो ऐलान बड़े फीके पड़ गए। लक्ष्मण जी, देखिए, हम लोग एक बिजनेस चैनल पर हैं तो थोड़ी गंभीरता वाली बात कर लेते हैं कि इस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति क्या है। आप सिर्फ जो इन्फ्लेशन के आंकड़े निकालते हैं वो अक्रॉस सेक्टर एवरेज करके आप देते हैं, लेकिन जो रिटेल इन्फ्लेशन, जो होलसेल इन्फ्लेशन और सबसे ज्यादा जो हमारे पास फूड प्राइसिंग की जो इन्फ्लेशन है, अगर आप वो देखें तो वो तो छत के पार जा चुकी है। तो जब आम आदमी की रसोई के ऊपर हर बार इन्फ्लेशन का जो डाकू है वो जब डाका डालता है
तो उसको सबसे पहले ये याद आती है कि काश कोई ऐसी सरकार होती जो हमारी इस स्थिति में कुछ एक आर्थिक मदद करती। तो आज की परिस्थिति ऐसी है जहां पर हम लोगों को जो सोशल जस्टिस के जितने पैमाने थे, उसके साथ इकोनॉमिक जस्टिस का पैमाना बनाने के लिए आज इस तरीके की स्कीम्स लानी जरूरी हो गई। जिस कड़ी में हमने क्या कहा कि हम दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देंगे। इस बात को शायद भाजपा ने भी समझा कि भाई ये लोग आर्थिक फ्रंट पर इतने कमजोर हो गए हैं इस इन्फ्लेशन की वजह से कि इनको भी देना पड़ेगा। तो भाजपा ने भी आज 2500 रुपए अनाउंस कर दिए। ऐसे ही जब मेडिकल इन्फ्लेशन की बात आती है, हर साल लगभग 15% से जो अस्पताल में खर्चा होता है इलाज कराने का, वो बढ़ता चला जाता है। तो हमने जैसे राजस्थान में एक चिरंजीवी योजना चलाई थी जिसमें हम 25 लाख रुपए की आपको बीमा देते थे और विदाउट क्वेश्चन आस्क्ड। उसके अंदर ना तो कोई 60 साल का क्राइटेरिया, ना आपकी कोई इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी, ना उसमें कोई इकोनॉमिक स्टाटा का कोई पैमाना। हम आपको एक होलसम कवर देते थे। वो सेम हमने जीवन रक्षक योजना दिल्ली की जनता के सामने रखी। हमें यह भी समझ आया कि दिल्ली के अंदर जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनके लिए तो कोई सरकार सोच नहीं रही। तो जिस तरीके से कर्नाटक में हम प्रति माह वहां 3000 रुपए देते हैं बेरोजगारी योजना के तहत, हमने वैसी ही एक स्कीम जो हमारे लोकसभा के संकल्प पत्र में थी, हमने वो सामने रखी कि 8500 रुपए जब तक आपको कोई नई नौकरी परमानेंट नहीं मिल जाती, आपके लिए सरकार उसका वहन करेगी। तो आज जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को इन सारी योजनाओं की तरफ देखना पड़ रहा है। और हम ये भी मानते हैं कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हम लोगों को ये जो बिल्कुल, पिछले बहुत 11 बहुत साल अच्छी का बात आपने न्याय कही नीरज जी ने। बिल्कुल, आप वैसे हैं तो राजनीतिक प्रवक्ता के तौर पे आए हैं, लेकिन आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट कहा है कि आर्थिक फ्रंट पे जो मजबूरियां हैं, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, उस वजह से यहाँ पे आर्थिक मदद देने की ज़रूरत थी, जो हम लोगों ने चुनावी वादा किया है। अनिल पद्मनाभन साहब, जो दलील यहाँ पे नीरज मिश्रा दे रहे थे, वो कितना आपको वैलिड लग रहा है? इन्होंने साथ में जोड़ा भी, ये भी अच्छी बात है कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हाँ, लक्ष्मण जी, जो नीरज जी ने अभी हमारे सामने जो वक्तव्य रखा, वो बिल्कुल अच्छा सवाल उठाया है। लेकिन मैं ये सवाल असली सवाल यही है कि आज हमें रेवड़ियां बांटने की मतलब ज़रूरत क्यों है। तो आप मतलब ये सवाल ये सारे राजनीतिक पार्टियों को इसका जवाब देना पड़ेगा। आप 75 साल हो गए देश के आज़ादी के बाद, मतलब आप 10 साल पहले 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, 40 करोड़ लोगों के पास बैंकिंग अकाउंट नहीं थे। आप और 10 साल पीछे जाइए, और भी बुरी स्थिति थी। तो ये क्यों है कि हम यूपी में आप ये जो 2019 तक गांवों में, रूरल में नलके में पानी 2% कम था हर हाउस होल्ड में, मतलब 2% हाउस होल्ड्स में ही नलके का पानी आता था। अब ये सवाल ये उठा, ये क्यों हुआ? तो ये तो है नहीं कि आज रेवड़ियां आज बांटनी शुरू हुई। रेवड़ियां भारत की आज़ादी के बाद से टाइम से हेल्प है, क्योंकि ये रेवड़ियां, इसको कहना ही गलत है, ये सोशल वेलफेयर है। अब आप इसको एक एक टारगेटेड लेवल पे दोगे तो ये रेवड़ियां नहीं कहलाएंगे। जैसे कि जब डीबीटी शुरू किया, डीबीटी, अब ये दोनों पार्टियां लड़ते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने यूपीए की सरकार में इसको पहला टेस्ट रन किया। ये उनकी उपलब्धि नहीं थी कि उन्होंने उसको पूरे लेवल पे स्केल नहीं किया, एनडीए सरकार ने स्केल किया। इससे आप सोचिए 3 लाख करोड़ का सेविंग हुआ गवर्नमेंट के एक्सचेकर का। ये आप पलट के देखिए तो 3 लाख करोड़ भ्रष्टाचार में जा रहा था। ये कुकिंग गैस के जो आधार के साथ जोड़ा, 4 करोड़ डुप्लीकेट अकाउंट निकले। तो हम यही देख, सोशल वेलफेयर के नाम पे भ्रष्टाचार जितना हुआ पब्लिक को नहीं मिला। तो ये जो नीरज जी ने बोला, सही सवाल उठाया है। हमारी आर्थिक स्थिति लोगों में इतनी खराब है। आपने शुरू में कहा पर कैपिटा इनकम दिल्ली में बहुत बड़ा है, ये बात सही है, लेकिन आप पर कैपिटा इनकम मत देखिए, पर कैपिटा इनकम हर लेवल पे देखिए। तो नेशनल लेवल पे 3 लेवल के पर कैपिटा इनकम है। एक है $2,700, एक है $1,500। ये दोनों में कैटेगरी में सिर्फ 30% है। 70% जो है $1,000 का पर कैपिटा इनकम है। वही है दिल्ली का इमेज, दिल्ली में भी वही है। तो 70% लोग जो है $1,000 पर कैपिटा इनकम पर है। तो हम दिल्ली का पर कैपिटा इनकम में देख के गलत
मैसेज मतलब गलत अंडरस्टैंडिंग रहेगा हमारा। तो मेरे हिसाब से ये पहला सवाल ये है, ये असली सवाल उठाया इन्हें, लेकिन इन सारे पार्टियों को इसका जवाब देना पड़ेगा। और आखिरी में मैं यही कहूँगा कि मुफ्त में जो है ना, ये हम भारतीयों को ही हम मतलब क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन मैं न्यूयॉर्क शहर में मैंने खुद देखा है, एक फ्री कोल्ड कॉफ़ी के लिए उनके जो गर्मी के मौसम में 1.5 किलोमीटर लंबा क्यू था। इसमें यह तो नहीं था कि सारे भारतीय खड़े थे क्यू में। तो फ्री में सबको ही मोह है, लेकिन सबको अच्छा लगता हम है। बिल्कुल, तो मुफ्त में सबको पसंद है, लेकिन सवाल ये है कि मुफ्त में हमें देना क्यों पड़ रहा है। ये बड़ा अच्छा सवाल उठाया था। देना क्यों पड़ रहा है, बिल्कुल। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये सवाल लेके मैं राजनीतिक प्रवक्ताओं के पास भी जाऊंगा, लेकिन हर्ष जी, आपका क्या मानना है? लगातार तीसरी बार तक रहने के बाद सत्ता में आम आदमी पार्टी को इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, और सिर्फ इसके लिए आम आदमी पार्टी को गुनहगार क्यों ठहराऊंगा? दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पे काफ़ी हद तक अधिकार रहता है केंद्र का भी, तो वहाँ से भी किस तरह का सपोर्ट मिला, और क्या हम लोग आर्थिक फ्रंट पे इतने कमजोर हो गए हैं क्या इस तरह के मुफ्त की योजनाओं की शुरुआत करनी पड़ रही है? और पब्लिक तो लेगी, जैसा कि बता रहे थे इन्होंने, अनिल जी ने, कि मुफ्त की कॉफ़ी मिल रही थी, लोग लाइन में लग गए 1.5 किलोमीटर। मुफ्त की चीज़ें तो अच्छी तो लगेगी, लेकिन एम्पावर करिए लोगों को, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मुफ्त का मोह छोड़ना वो थोड़ा मुश्किल होता है, और उसका दूसरा पहलू ये है कि किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना में आप सोशल वेलफेयर करेंगे, लेकिन उस सोशल वेलफेयरिज्म की जो पॉलिसी थी, जिसको हम सोशलिस्ट पॉलिसी कहते हैं, समाजवादी नीतियां कहते हैं, वो नेहरू जी के समय में हुई, और देश कहाँ खड़ा रहा ये कोई बताने की बात नहीं। 3.5-4% की जीडीपी ग्रोथ रेट रही, और हम इसी में परेशान रहे कि कैसे मैनेज करें, क्या करें, चलो किसी तरह से कुछ इंस्टीट्यूशन बना लें, कुछ कर लें। और हम बरसों बरस उन चीजों पर भी काम नहीं कर पाए कि चलो सबके घर में बिजली होनी चाहिए, सबको पानी मिलना चाहिए। और हम अभी अनिल पद्मनाभन जी ने जो बताया कि 2019 की रिपोर्ट उन्होंने बताई। अब उसके बाद क्या होता है कि एक सरकार आती है और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई हम जो बेसिक चीजें हैं वो करेंगे। और क्योंकि लक्ष्मण जी, आप तो सारे बजट लगातार कवर कर ही रहे हैं, अरुण जेटली जी ने बजट भाषण देते हुए कहा था उत्तर प्रदेश की कर्ज माफी की योजना पर कि हम केंद्र से 1 रुपया नहीं देंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है, लोकसभा के पटल पर बाकायदा जब बजट भाषण प्रस्तुत किया जा रहा था उसमें अरुण जेटली ने कहा। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? अगर हम इसी तरह फ्रीबीज के पीछे भागते रहे तो भारत को श्रीलंका बनने में देर नहीं लगेगी। और आज मैं बिना किसी बट के कह रहा हूं, सारे राजनीतिक दलों ने हम मतदाताओं का, कुशल श्रमिकों का, देश के पुरुषार्थी मतदाताओं का अपमान करना तय कर लिया। सरकारी खजाना है, लूट सके तो लूट। ये इनके माता पिता की संपत्ति है या पूर्वज छोड़ के गए थे, जिसका ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे। और ये सीधे सीधे चुनाव के पहले सरकारी रिश्वत है, जिसमें कोई पार्टी पीछे नहीं रहना चाहता है, जिसको कहते हैं देशज भाषा में कहें तो भाई अपने बाप का क्या जाता है, ये कहते हैं ना आदमी कि अपने बाप का क्या जाता है, और नहीं जाता है तो फिर तो दूसरा भी कहते हैं कि माले मुफ्त दिले बेरहम। अब जब आप इस अंदाज की राजनीति कर रहे हैं, और दुर्भाग्य कि ये चोरी है, चोरी और सीनाजोरी की जा रही है। अरविंद केजरीवाल रेवड़ी पर चर्चा करा रहे हैं। भगवंत मान की सरकार पंजाब में आई थी, सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया था आपको ध्यान में है? देश के लोगों को पता होना चाहिए। आए, प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, निवेदन किया कि 1 लाख करोड़ का कर्जा दे दीजिए। नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने कर्जा। क्या हुआ? 1000 रुपए जो महिलाओं को देना था नहीं आया। उस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू थे कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा जितनी योजनाओं का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया है उतना अगर करें तो इस सरकार का बजट ही नहीं, पंजाब के टोटल बजट से कई गुना एक्सीड कर गया। हमने हिमाचल में देखा टॉयलेट टैक्स लगाना पड़ा, हमने कर्नाटक में देखा मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कहना पड़ा ये जो शक्ति स्कीम है जो महिलाओं को बस में मुफ्त सफर कराती है, भैया कहां तक ले जाओगे देश को? हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, टॉप 3 इकोनॉमी में जा रहे हैं, और ये तमाशा, शर्म आनी चाहिए नेताओं को। मैं इसके अलावा और कोई शब्द नहीं कह सकता। और चूंकि आपने एक सवाल स्पेसिफिक पूछा, उसका स्पेसिफिक जवाब दूंगा। इस चोरी और सीनाजोरी के लिए अगर कोई एक व्यक्ति बुरी तरह से जिम्मेदार है, जिस व्यक्ति ने कहा था कि आरक्षण उसको नहीं मिलना चाहिए, अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं, जिसको एक बार मिल चुका है दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जो व्यक्ति कहता था शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा खर्च होना चाहिए, वो व्यक्ति 10 साल में एक योजना नहीं ला पाया। 10 साल बाद वो कह रहा है कि हम संजीवनी योजना लाएंगे। 10 साल में वो महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं ले पाया, अब कह रहा है कि हम ज्यादा योजना देंगे। मुझे लगता है नेताओं को शर्म आनी बंद हो गई है। अब
जनता को तय करना पड़ेगा कि इन नेताओं को शर्मसार करें। इसकी जरूरत आ गई, नहीं तो हमारा देश भी किस दिशा में जा रहा है ये कोई बताने की बात नहीं। शर्मसार करने वाली राजनीति है। बिल्कुल बिल्कुल। अनमोल जी आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं शायद। अनमोल जी, जो मूल मुद्दा है, हाँ मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, जो मुख्य मुद्दा उठ के ये आ रहा है कि जो चीज़ें आपने वादा किया, कई सारे वादे पूरे नहीं कर पाए, पंजाब उसका उदाहरण है। और दूसरा कि जिस तरीके के आप ऐलान करते जाएंगे, वाकई आपका खजाना इतना भरा पड़ा है क्या? आप जो कह रहे हैं कि बजट में फिस्कल हमारा मजबूत है, तो मैं आप ही के आंकड़े को कह दूं कि 2023-24 में जो रेवेन्यू सरप्लस था वो घट करके 60% घट गया था, 5,769 करोड़ रुपए हो गया था। उसके बाद जो रिवाइज एस्टिमेट आया है तो बताया गया कि अब तो हम करीब 1,500 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट में जाने वाले हैं। बिल्कुल। दो सवाल हैं जो हर्षवर्धन जी ने पूछा और दूसरा आपको फाइनेंशियल हालत की बात कर रहा हूं। देखिए लक्ष्मण जी, जो ये फ्रीबीज के नाम पे, जो मुफ्त, जो रेवड़ियों के नाम पे लोग कहते हैं कि ये नहीं मिलनी चाहिए, तो मेरा ऐसा मानना है और आम आदमी पार्टी का ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति को संविधान ये अधिकार देता है, अनुच्छेद 21 ये अधिकार देता है कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिले। और अगर मूलभूत सुविधाएं देना मुफ्त की रेवड़ी है तो ये मुफ्त की रेवड़ी हम देते रहेंगे। अगर अपने देश को सशक्त करना, लोगों को मजबूत करना मुफ्त की रेवड़ी है तो ये मुफ्त की रेवड़ियां जारी रहेंगी। अगर एक वेलफेयर स्टेट बनाना मुफ्त की रेवड़ी है तो ये मुफ्त की रेवड़ी जारी रहेगी। और जिस तरह से हम अपने समाज को, हम अपने लोगों को मजबूत कर रहे हैं, उन्हें बेहतर शिक्षा देके, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य देके, पहले भी सवाल उठते थे ना कि भाई पैसा कहां से लाओगे, हमने साबित करके दिखाया। दिल्ली में हमने महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा देके दिखाई, हमने बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा देके दिखाई, हमने विश्व स्तरीय स्कूल बना के दिखाया। एक मिनट में रोकूंगा, आपके पास ही आ रहा हूं मैं, आप ही से सवाल लेके पूछूंगा। मैं आपको रोकता हूं कि ये जो आप कह रहे हैं कि हमने करके दिखाया, मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में दिल्ली सरकार में पैसा जुटाने के लिए, खर्च करने के लिए छोड़ दीजिए, पैसा जुटाने के लिए आप लोगों ने, रेवेन्यू जुटाने के लिए क्या क्या कदम उठाए? क्योंकि जो रेवेन्यू आपके पास लगातार बढ़ता जा रहा है रेवेन्यू कलेक्शन आंकड़ों में, वो दरअसल जीएसटी के तहत या फिर दूसरे टैक्स से पैसा आ रहा है। कहीं रेवेन्यू जनरेशन का कोई उपाय आपने नहीं किया, या फिर लॉन्ग टर्म जो ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर क्या किया आपने? लक्ष्मण जी, पिछले 10 साल में बार बार ये सवाल उठाए गए। देखिए, जब हमने मुफ्त महिलाओं के लिए बस यात्रा का आयोजन जो शुरुआत की, तब हमारे से पूछा गया पैसा कहां से लाओगे। तो दिल्ली में जो फ्लाईओवर बन रहे थे हमारे, जो फ्लाईओवर 500 करोड़ में बनना था, उसे हमने 350 करोड़ में बना के उन 150 करोड़ से हमने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का इंतजाम किया। और इसी तरीके से हमने ना लोन लिया, हमने जनता के टैक्स की कमाई को भ्रष्टाचार खत्म करके उन्हें मूलभूत सुविधाओं के माध्यम से वापस उन्हें दिया। हमने किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होने दिया विभाग में। यही वजह है कि आज हमारी सरकार मुनाफे में चल रही है। ये सेंट्रल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का 2020 का रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर देश में कोई एक सरकार है जो मुनाफे में चल रही है तो वो आम आदमी पार्टी सरकार है। और एक आपके जो पैनलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक बात कही कि अरविंद केजरीवाल जी ने रिजर्वेशन खत्म करने की मांग की। मैं उनके लिए एक बार सुना देता हूं जरा दर्शकों के लिए। आज आप लोगों को कह के जा रहा हूं, जब तक केजरीवाल जिंदा है किसी की हिम्मत नहीं है जो रिजर्वेशन खत्म कर दे। ये झूठ और भ्रामक बातें जो फैलाई जाती है ना, ये सोच के केवल एक पार्टी है जो इस मुफ्त की रेवड़ी के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी जी इस मुफ्त की रेवड़ी के खिलाफ है। आज भले ही जेपी नड्डा जी ने जो भी घोषणाएं की हो, लेकिन हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, ये सुनिए जरा। हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की बरसत कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। नहीं, ये बात हर्ष जी ने उठाया। कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच रोहन गुप्ता जी, ठीक है, आपने सुनाया चाहे तो सुन लिए, ठीक है, आपने प्रूफ भी दे दिया है। 1 मिनट अनमोल जी, जरा रोहन जी से रिएक्शन लेता। रोहन जी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है, 10 सेकंड लीजिए, आप 10 सेकंड लीजिए, बोलिए। देखिए,
इनकी 20 राज्यों में सरकार है, डबल इंजन सरकार है। किसने रोका था इन्हें मूलभूत सुविधाएं देने के लिए? किसने रोका? आज ये दिल्ली में घोषणा कर रहे हैं जब इन्हें पता है कि दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है और प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार को चुनने जा रहे हैं, तो इन्हें किसने रोका था? आयुष्मान योजना की बात करते हैं, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस पर स्टे लगा दिया। देखिए आयुष्मान योजना की हकीकत, लोग मर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही। 10 लाख रुपए केवल दिए जाते हैं उस व्यक्ति को जिसकी आय 10,000 से कम है। अगर आपके पास ठीक है, आपका 10 सेकंड पूरा हो गया। अब रोहन जी के पास जाता हूं मैं। अगर आपके पास हाँ रोहन जी बताइए। झूठ बोलना, बार बार बोलना, जोर से बोलना, ये आम आदमी पार्टी का कल्चर है और उसका एग्जाम्पल हम आज यहाँ पे डिबेट में भी देख रहे हैं। इन्होंने कहा, अभी आपने फिस्कल डेफिसिट पे सवाल पूछा, ये तो आंकड़े सरकार के बजट के आंकड़े कि जो सरप्लस में बजट था वो डेफिसिट में चला गया। मुद्दा यहाँ पे जनता को सुविधा मुहैया करने में कोई आपत्ति नहीं होना ही चाहिए। ये पैसा तो इनके घर पे जा रहा है। इन्होंने हर चीज लक्ष्मण जी सिंबॉलिक की। आज बस सर्विस की बात कर रहे हैं, आज दिल्ली में पर पर्सन जो बसेस हैं वो 2011 के सेंसस के उससे भी कम है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव 1998 का था 10,000 बसों का, उससे भी कम ले गए। ये सिर्फ सिंबॉलिक दिखाते हैं। एक मोहल्ला क्लिनिक दिखाएंगे और 500 की हकीकत जनता के सामने आएगी। स्कूल एक दिखाएंगे और बच्चों की जो रिजल्ट आएंगे 9th स्टैंडर्ड में सबसे ज्यादा पूरे देश में फेल हो रहे हैं। पैसा कहां पे जा रहा है? पैसा उनके शराब कांड में जा रहा है। पैसा कहां जा रहा है? पैसा शीश महल में जा रहा है। हर चीज को सिंबॉलिक करके दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम उन्होंने 10 साल में किया है। दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। दूसरी बात, केंद्र की जितनी भी योजना हो, आयुष्मान भारत की बात करें, किसी सम्मान योजना की बात करें, हर योजनाओं को रोकने का काम जो पाप इन्होंने किया है, दिल्ली की जनता इस बार पूरा 10 साल का बदला इनको लेकर रहेगी। इन्होंने सिर्फ गबन किया है, भ्रष्टाचार किया है, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया है। यमुना का उनको बताइए कि यमुना का वीडियो दिखाए, कम से कम 12 बार कहा है कि मैं यमुना साफ करूंगा। क्या हुआ? प्रदूषण कम करने की बात कर रहे थे, पहले पराली जलाने के लिए पंजाब को जिम्मेदार कर रहे थे, आज क्या हुआ? हर चीज पे आज, इसीलिए जो इनकी घबराहट है, बौखलाहट है, उनको जो उम्मीदवार चेंज करने पड़े लक्ष्मण जी, क्योंकि उनको मालूम है कि जमीनी हकीकत सरक चुकी है। 10 साल तक जनता ने साथ दिया, कहीं ना कहीं उस पर भरोसा किया। आज जो द्रोह हुआ है जनता के साथ में, उसका बदला इस बार दिल्ली की जनता लेकर रहेगी। हाँ रोहन जी, मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछता हूँ, वही सवाल जो अनमोल जी के पास लेके गया था। अनमोल जी ने चूंकि उस सवाल का जवाब नहीं दिया और आपने इस मुद्दे को उठाया भी अच्छे से कि फिस्कल रेवेन्यू डेफिसिट में जा रहे हैं, इसका जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ दूसरा कि 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये कहा कि मुफ्त की रेवड़ी कल्चर देश के लिए बहुत घातक है, तो क्या अब ये प्रधानमंत्री का बयान, भाजपा का ये रुख, अप्रोच अब बदल गया है? बिल्कुल नहीं। देखिए लक्ष्मण जी, काफी मुझे लगता है पैनलिस्ट ने भी ये चीज कही कि रोटी, कपड़ा और मकान ये एक मूलभूत अधिकार है। आज ये जब भाजपा की मूलभूत अधिकार है, सरकार ये आई, 10 साल रहने के बाद भी एक मिनट लक्ष्मण जी, मेरी बात को 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए, मैं आपको खत्म कर रहा हूँ। जब भी मैं आपको कोरोना काल की बात कर रहा हूँ, एक जीनी कोएफिशिएंट होता है, क्योंकि मैं इकोनॉमिक का स्टूडेंट रहा हूँ। जीनी कोएफिशिएंट ने यह बताया कि कोरोना काल में पूरे विश्व की सारी जनता का जो हाल था बेसिक नेसेसिटी में, वो पूरे नहीं कर पा रहे थे। भारत एकमात्र देश है, सबसे ज्यादा, चाइना से भी आज हमने ज्यादा रिकवरी की है। जब 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटने की बात की, इन्होंने कहा ये रेवड़ी, अरे वो रेवड़ी नहीं थी। जो लोग स्ट्रांग हुए उसको और सपोर्ट करने के लिए अगर कुछ किया जाता है, जो अनाज सड़ रहा था सालों तक गोडाउन्स में एफसीआई के, आज उसको जनता तक पहुंचाना ये रेवड़ी नहीं है, ये उनका अधिकार है। तो जो बेसिक जो फैसिलिटीज है, मैं नहीं मानता हूं कि वो रोहन जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। हाँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। इतने साल शासन करने के बाद भी, 10 साल तो शासन में आपके भी हो ही गए केंद्र में ना, इतने साल शासन करने के बाद भी क्या मूलभूत सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने में हम इतने नाकाम हो गए कि हमें ये सारी सुविधाएं मुफ्त में देनी हुई? ठीक है, कोविड का समय आया, उस वक्त जरूरत थी, तात्कालिक जरूरत थी, अनाज सड़ रहे थे, उस वक्त जरूरत थी। अब तो स्थिति ये आ गई है कि अगर हम ऐसे ही मुफ्त अनाज देते रहे तो हमें गेहूं इंपोर्ट करना पड़ जाएगा। तो क्या हम लोग, लक्ष्मण जी, आपकी मुझे लगता है आप जानकारी चेक कीजिए, आज भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है, सरप्लस भी बढ़ा हुआ है। और एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, जो 10 साल पहले जो सिचुएशन थी, प्रोडक्शन सरप्लस बढ़ना जो है, इंपोर्ट 18 करोड़ लोगों को, मैं आपको आंकड़ा भी दे दूंगा, 18 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आएगी। आरबीआई का रिपोर्ट है, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है। जो उन्होंने इमर्जिंग मार्केट्स की रिपोर्ट थी, आरबीआई का रिपोर्ट है, उसमें क्लियरली कि 18 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर है। बीच में कोविड का पीरियड आया, वापस जो रिकवरी हुई थी वो चली गई।
मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में सरकार ने करके दिया है हर पैमाने पे। आप गरीबी की बात करें, आप जो अनाज की बात करें, हर घर जल की बात करें, मकान देने की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो प्रोग्रेस हो रहा है, ऐसा प्रोग्रेस ऐतिहासिक तरीके से कभी नहीं हुआ है। जो लोग गरीबी हटाओ की बात कर रहे थे 60 साल के बाद भी, अगर वो लोग बिल्कुल उस पर प्रोग्रेस में सवाल तो उनको बनता है, उनको जवाब देना चाहिए। पर वापस मैं लक्ष्मण जी ये कहना चाहूंगा कि जनता के मूलभूत अधिकारों को रेवड़ी कहने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता है। रेवड़ी तब कहा जाता है कि जब आप हवाई वादे करें और जनता को लाभ ना पहुंचा के अपने घर को भरे, अपने शीश महल को भरे और शराब घोटाला 2000 करोड़ का करके दिल्ली की जनता को चूना लगाए, उसको रेवड़ी कहा जाता है। अनिल पद्मनाभन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि बजाय हम महिलाओं को, मैं आपके पास आऊँगा अनिल जी को एक बार बीच में लाता हूँ, बजाय महिलाओं को 2500 रुपये, 2000 रुपये, 2200 रुपये देने के, बजाय मुफ्त में अनाज देने के, अगर हम ये करते कि हम झुग्गी झोपड़ी में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलेंगे, लोग को स्किल करेंगे ताकि रोजगार मिल सके, महिलाओं को शिक्षा या फिर हम इंटर्नशिप स्कीम जैसी योजनाएं लाएंगे, उन सब पे ज़्यादा फोकस करेंगे बजाय कि हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करें, ये ज़्यादा समझदारी का फैसला नहीं होता क्या कि बजाय कि हम मुफ्त वाले होड़ में चल पड़े? लक्ष्मण जी, थियोरेटिकली जनता तो पढ़ी लिखी है लक्ष्मण जी जो आप कह रहे हो थ्योरी लेवल पे बहुत ही सही है, लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है। तो वो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में चिकन एंड एग, या कौन सा पहला आया, तो आप इनकी आर्थिक स्थिति जब तक मजबूत नहीं करोगे तब तक इनके जो बाकी स्किल डेवलपमेंट वगैरह नहीं हम कर नहीं सकते। लेकिन हम स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो इनकी आर्थिक स्थिति ऐसी ही रहेगी। तो दोनों एक साथ ही करना पड़ेगा। तो वही मैंने कहा कि अब हमें एक और बात याद रखना है, जो हमारा जो सब एक डंडोरा पीटते हैं सारे राजनीतिक पार्टी, डेमोग्राफिक एडवांटेज, आर्थिक विशेषज्ञ भी, तो ये जो है ये डेमोग्राफिक एडवांटेज, अभी एक हाल में एक रिपोर्ट आया मैकेंजी का, उन्होंने कहा 33 साल और है। तो अगले 33 साल में इंडिया को जो बढ़ना है, विकसित बनना है, जो भी है, बस यही विंडो है। इसके बाद जितने हम आज जो हमारी आबादी कम उम्र की है वो उतना ही बूढ़ा हो जाएगा जैसे चीन का हुआ है। और इसमें महिलाओं का जो वर्क पार्टिसिपेशन है इतना कम है इस वक्त। अब इसको बढ़ाने का यही तरीका है जो आपने बताया, आर्थिक स्थिति मजबूत करो और इनकी स्किलिंग करो और इनको वर्कफोर्स में लाओ, नहीं तो ये डेमोग्राफिक एडवांटेज भी आपके हाथ से फिसल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये नीरज मिश्रा जी, नीरज मिश्रा जी आपको बीच में लाना चाहूँगा, क्योंकि जो अनिल पद्मनाभन सर ने बताया कि ये मजबूरी होती है और थ्योरेटिकली जो मैं कह रहा हूँ सही है, लेकिन अभी फिलहाल हमको तो उनको मजबूत करना है। लेकिन समस्या यही होता है कि आपको रिसोर्सेज कहाँ है, पैसा कहाँ से लाएंगे? दिल्ली जैसा आर्थिक रूप से संपन्न राज्य अब जा रहा है रेवेन्यू डेफिसिट में, और आप तो जिस तरह से बातें किए मुझे लगता है कि आप अर्थव्यवस्था पे काफ़ी पैनी नज़र भी रखते हैं। आपको पता है कि डायरेक्ट सब्सिडी देने पर अब यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं रोक लगा रही हैं। अब बहुत दिनों तक ये सब चला नहीं सकते, तो ऐलान करते जाएंगे, सरकारी खजाना खाली होता जाएगा, स्थिति तो बहुत भयानक हो जाएगी। और चुनाव आयोग ने बड़ा सही कहा कि अब भविष्य की पीढ़ी पर आप क्यों बोझ डाल रहे हैं, उनको संकट में क्यों डाल रहे हैं? लक्ष्मण जी देखिए, जो सबसे खतरनाक आंकड़ा है जिस पर अभी तक बात नहीं हुई वो ये है कि इस बार की एडवांस रिसीट्स में दिखता है कि लगभग 29% का कैपिटल आउटले का डिक्रीज है दिल्ली के अंदर, जिसका मतलब कि 71,000 करोड़ के बजट में लगभग 20,000 करोड़ रुपए जो आपको कैपिटल बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए लगाने थे, आपके पास अब वो नहीं है। इसका मतलब जो दीर्घकालिक आपको जो काम करने थे अब आप वो नहीं कर सकते। इस पर कोई बात नहीं करता। आम आदमी एक बड़ी सहूलियत वाला जवाब देती है कि 70 साल में 24,000 कमरे बने और इन्होंने 22,000 कमरे बनाए, पर ये बताना पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि जब एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट बनाया जाता है जिसमें लैंड एक्वायर की जाती है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है और उसको एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर लाया जाता है, वो करना और एक ऑलरेडी एक्वायर्ड लैंड में, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में एडिशन करने में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये जिस तरीके की ये हवाई बातें करते हैं, ये तो बिल्कुल ही हास्यास्पद है। लेकिन अब देखिए लक्ष्मण जी, स्थिति है क्या, हम लोगों को ये समझना होगा कि एक लॉन्ग टर्म विजन प्लान क्या होगा। भूख आज लगी है तो खाना तो आज खाना पड़ेगा,
महंगाई की मार आज है तो आपको आर्थिक सहायता तो आज देनी पड़ेगी, लेकिन इन द लॉन्गर पिक्चर जो हमारी एक पहले से स्कीम रही कि जैसे महिलाओं को अगर सशक्त करना था, हम 73वां अमेंडमेंट लेकर आए देश के अंदर, हमने पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया। उससे हुआ क्या कि घर की महिला जब समाज को लीड करने लगी तो उसके अंदर एक आर्थिक और सामाजिक बेहतरी होने लगी। देश के अंदर बिल्कुल आपने सही कहा, जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है तो फिर उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है। एक जो अनमोल जी जो इन्होंने एक बात कही, बड़ी सही बात है कि आप जो है कैपिटल फॉर्मेशन पे जो आपका पैसा खर्च होना था वो आप लोग वहां नहीं कर रहे हैं। उससे जो फायदे इन्होंने बताए वो तो फायदे हैं ही, साथ में आपको रोजगार भी तत्काल मिलता है। फ्लाईओवर बना रहे हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वहाँ पे तत्काल रोजगार के भी मौके मिलते हैं। रोजगार मिल गया तो फिर इन सारे रेवड़ी की जरूरत पड़ेगी नहीं, वहीं कटौती किए जा रहे हैं जड़ में। देखिए, दो तीन सवाल हैं इसमें। सबसे पहले मैं भाजपा के प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि पंजाब में हमने अभी तक नहीं दिया। पंजाब में हमने जो जनता से वादे किए थे 80% से ज्यादा जो वादे हैं वो पूरे किए गए हैं। जनता ने हमें 5 साल का समय दिया है और हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि सारे वादे पूरे किए जाएंगे। दूसरा, प्रदूषण पे इन्होंने बात की। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि प्रदूषण पैन इंडिया प्रॉब्लम है, केवल दिल्ली की समस्या नहीं है ये देखिए 50 में से 39 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज जो हैं वो इंडिया में है, वर्ल्ड की। ये दूसरी रिपोर्ट है, इंडिया थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है। अब जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दे दीजिए। ये यूनिवर्सिटी, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं, मैं सारे सवालों के जवाब दे रहा हूं। तीसरा, इन्होंने किसान की बात की। ये वो सरकार है किसान की जो बात कर रही है, जो 750 से ज्यादा जब किसानों ने शहादत दी तो ये उन्हें खालिस्तानी और आतंकवादी बताते थे। 2014 में जो एमएसपी का वादा किया भाजपा ने, उसे पूरा नहीं किया। अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के जवाब देता हूं। ये कह रहे हैं जी महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत काम किया। आज हिमाचल प्रदेश में तुम्हें टॉयलेट टैक्स लगाना पड़ रहा है, कर्नाटका में तुम्हें टॉयलेट टैक्स लगाना पड़ रहा है तुम्हारे खटाखट मॉडल में, और महिलाओं की इतनी चिंता होती तो तुम्हारे नेता संदीप दीक्षित जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एफआईआर ना कराते। वो भी इसलिए कि उन्होंने महिला सम्मान योजना लागू की। और जहां तक लक्ष्मण जी आपकी बात है, लक्ष्मण जी देखिए, दिल्ली की जनता को किए गए सारे वादे हमने पूरे किए। सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया गया है, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए खर्च किया गया है। क्या ये तथ्य गलत है कि कैपिटल फॉर्मेशन पे, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एक्सपेंडिचर पे आपने खर्च कम नहीं किए? जो 36% का आंकड़ा नीरज मिश्रा जी ने दिया, वो आंकड़ा नीरज मिश्रा जी का अपना नहीं है, वो 29% वो आपके बजट का आंकड़ा है। मैं कह रहा हूँ नहीं झूठ, मतलब तब तो आपका डॉक्यूमेंट झूठ बोल रहा है, इसका मतलब देखिए बिल्कुल तब तो आपका डॉक्यूमेंट झूठ बोल रहा है। ठीक है, इस पर हर्षवर्धन त्रिपाठी को जोड़ना चाहते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मुझे सिर्फ एक लाइन बोलने का, मैं आऊंगा आपके पास। मिश्रा जी आपके पास आऊंगा, त्रिपाठी जी कुछ बोलना चाहते हैं। त्रिपाठी जी देखिए, मैं तो ये उम्मीद कर रहा था लक्ष्मण जी कि आपने सीधे 2 सवाल पूछे, मैंने भी सीधे ही सवाल पूछे, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जलेबी ऐसी बनाते हैं। एक सी ट्रेनिंग दे दी है अरविंद केजरीवाल ने सबको। ठीक यही बात अरविंद केजरीवाल 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 तक बोलते रहे कि भैया 25 में हमको यमुना साफ करनी है। दिल्ली वाले कब तक ये झूठ बर्दाश्त करेंगे? और जिस पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब में बताइए ना 1000 रुपए क्यों नहीं दिया? वो तो सबसे बड़ी आपकी फ्लैगशिप स्कीम थी, जो वादे थे, दावे थे, क्या हुआ? नहीं दे पाए। कोई भी एक ढंग का काम ये सरकार नहीं कर पाई। और आप तो कैपिटल, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं दिल्ली घूमिए। ये अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से निकलने के बाद ड्रामा किया कि अब हम देख रहे हैं कहां कहां सड़क नहीं बन। रोड रोलर क्या मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री चलाता है क्या आतिशी जी और मनीष जी को डामर लेकर और गिट्टी लेकर घूमना था? दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और वो छोड़िए नया कुछ बनाने को, डेंटिंग पेंटिंग तक नहीं हुई। जो डिवाइडर पे पेंट दिल्ली में चमकते रहते थे, दिल्ली के डिवाइडर गंदे हो गए, डिवाइडर टूटे हुए हैं, स्टेयरकेस टूटी हुई, फुटपाथ टूटे हुए। इतनी बुरी दशा दिल्ली की। और चूंकि शीला दीक्षित के कार्यकाल में शानदार तरीके से दिल्ली पे काम हुआ था, इसलिए आज ये सब कुछ दिख रहा है। फिर मैं कह रहा हूं, आपके पास खजाना भरा है, खाली करते रहिए। साल 2 साल 3 साल 4 साल, जो 10 साल बाद आज दिल्ली के हालात हुए हैं, वो उसी की वजह से। चलिए, इस पर रिएक्शन देने के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता भी कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों की बातों को रखूंगा मैं। लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हर राजनीतिक पार्टी जिस तरह के चुनावी वादे दिल्ली में कर रहे हैं उसके क्या मायने हैं और क्या राजनीतिक मजबूरी है या फिर सामाजिक तौर पे ये ज़रूरी है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी विशेष मेहमान। नीरज मिश्रा जी, अनमोल जी, आपके पास आऊँ, लेकिन एक छोटा सा शुरुआत में मैं अनिल जी के पास जाना चाहूँगा। अनिल पद्मनाभन साहब, जो अभी मुद्दा हर्षवर्धन त्रिपाठी ने उठाया, जो सबसे ज्वलंत मुद्दा ये बना हुआ है कि आखिर धीरे धीरे चल के सरकारी खजाने पे इतना ज़्यादा बोझ पड़ेगा कि आप पैसा कहीं से जुटाने की भी हालत में नहीं रहेंगे। दिल्ली की हालत यह है कि दिल्ली को जाना पड़ा केंद्र सरकार के पास कि आप हमें पैसा दे दीजिए, जो स्टेट फंड का होता है, चूँकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट इंटरेस्ट रेट लगता है। वो फिर जापान ने जो मेट्रो का लोन दिया, उस लोन चुकाने में दिक्कत हो रही है, यहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है अभी। तो ये लगातार चलता रहा तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो सकती है। लक्ष्मण जी, वो आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इसका एक ही तरकीब है, बिकॉज ये जो कमिटमेंट है इसको तो रोल बैक कोई नहीं कर सकता, चाहे कांग्रेस सरकार आ जाए, बीजेपी सरकार आ जाए, तो ये तो रहेगा। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका है कि आप इकोनॉमी को ग्रो करिए। अब दिल्ली एक इतना अच्छा शहर है, मतलब एक लोकेशन, सेंट्रल लोकेशन है, इसके आसपास एक तो एयरपोर्ट लोकल है और दूसरा नोएडा में जो नया एयरपोर्ट आ रहा है, तो जितना इसका एक डेस्टिनेशन बन सकता है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे कहते हैं ना, वो मतलब आर्थिक, अगर आप इकोनॉमी को ग्रो करोगे तो उसमें से मुनाफा जो भी रिटर्न्स मिलेगा उसको आप सोशल वेलफेयर में करते रहो। लेकिन जितना आप ये सोशल वेलफेयर से लोगों को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दोगे, उससे वो भी स्टेक होल्डर बनेंगे, उतना ही आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। तो इसको एक इधर और ऑप्शन में मत देखिए, मतलब कि ये हो या वो हो। तो सोशल वेलफेयर जारी रहे, लेकिन इसको टारगेटेड रहे, इसमें फजूल खर्चे ना हो, जैसे मैंने शुरू में आंकड़े आपके सामने रखे, और ओवरऑल इकोनॉमी को ग्रो करिए। जैसे काफ़ी वक्ताओं ने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति बड़ी खराब है, इसको आप इम्प्रूव करिए, निवेश खुद ही आएगा। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि ठीक है, आप सोशल वेलफेयर करते रहिए, जिसको मुफ्त की रेवड़ी लोग कह रहे हैं, लेकिन उस वेलफेयर के साथ साथ आप पैसा जुटाने के जो रिसोर्सेज हैं उसको ही बढ़ाते रहिए। जब पैसा आता जाएगा तो ठीक है, खर्च करते रहिए। नीरज मिश्रा साहब, आपको जोड़ना चाह रहे थे, उसके बाद मैं जाऊंगा रोहन गुप्ता जी और अनमोल जी के पास। लक्ष्मण जी, मैं यही कहना चाह रहा था, क्योंकि भ्रम तो बहुत फैलाया जाता है। देश के अंदर दो मॉडल हैं। एक मॉडल जो भाजपा और आम आदमी पार्टी चलाती है, जिसके अंदर फिस्कल प्रूडेंस की कमी है। एक ये मॉडल सामने कर्नाटका का है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस मॉडल में देखिए साफ साफ क्या लिखा हुआ है। कर्नाटका देश का दूसरा सबसे ऐसा तेजी से बढ़ने वाला राज्य है जहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, और उसने गुजरात को भी सरपास कर दिया है। ईयर ऑन ईयर 11.5% का एफडीआई का ग्रोथ है। तो हम जो जिस तरीके की भी नीति लाते हैं, जो समाज को सहूलियत देने वाली है, हम उसके लिए एक नया इनकम सोर्स जनरेट करते हैं। ये चैनल पर प्रवक्ता बैठकर झूठ बोल देंगे कि हिमाचल में टॉयलेट टैक्स लग रहा था। अरे भाई साहब, वो लग्जरी प्रॉपर्टीज हैं, 1-1 लाख रुपए का कमरा बेचती हैं। अगर वहां पर 25 रुपए एक सीट का टैक्स लग गया तो मुझे तो नहीं लगता कि उससे आम आदमी को कोई दर्द हुआ। वहीं कर्नाटक में जो हम 54,000 करोड़ की सालाना कल्याणकारी योजना, रोहन जी आ रहा हूं आपके पास, उसके साथ साथ हम $5 बिलियन, मतलब लगभग 90,000 करोड़ रुपए सालाना हम प्रदेश के लिए लेकर आ रहे हैं। तो इसी को फिस्कल प्रूडेंस कहा जाता है। ये इस तरीके से नहीं कि आपने अपने दोस्तों के लिए, तो मोजम्बिक से जो अनाज आ रहा है वो इनको कोई याद दिलाएगा नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि देश के अंदर इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं, लेकिन मोजम्बिक से जाकर दालें अडानी साहब ही खरीद कर ला रहे हैं। तो इस तरीके की बातें को करने से बचना चाहिए। देश की जनता गंभीर है, उनको ये सब आर्थिक मॉडल दिखते हैं। राजनीतिक रिजल्ट्स कुछ भी हो, लेकिन देश को आगे बढ़ाने का काम हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, और उसके लिए उस फिस्कल प्रूडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। लक्ष्मण के फिस्कल प्रूडेंस के मोर्चे पे थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ से बयान आते हैं, थोड़ा सा ये लगता है, क्योंकि किसान कर्ज माफी की आपने ही बड़ी घोषणा की थी, जिस पे काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था जब चिदम्बरम मुख्यमंत्री हुआ, वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो वहां भी जब भी जरूरत पड़ी हर पार्टी ने फिस्कल प्रूडेंस में अपने हिसाब से बदलाव किए। ठीक है, अगर मुझे मौका देंगे गुप्ता जी आपको जोड़ना चाहते। हाँ, रोहन जी आपके पास। देखिए लक्ष्मण जी, अभी हमारे साथी ने कांग्रेस के ने अभी कर्नाटक की बात की, क्योंकि मैं भी आंकड़ों का इंसान हूं, तो मैंने कर्नाटक का एस्टिमेट खोला है। फिस्कल डेफिसिट 46,000 करोड़ से 82,000 करोड़ बढ़ रही है। जो जीडीपी का 2% था वो 3% हो रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट 13,000 करोड़ से बढ़कर 27,000 करोड़ हो रहा है। ये तो इनकी हकीकत है, आंकड़े क्यों गलत है, ये तो मेरे आपके सामने दे रहा हूं।
दूसरी बात, उनका साथी देखो, ये दोनों इंडी गठबंधन के साथी, प्यारे साथी बिछड़ गए, एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी जहां 76,000 करोड़ का बजट है, वहां पे 2,000 करोड़ का, मतलब करीब 3.5% ऑफ द बजट का घपला कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। जनता क्या उनसे उम्मीद करेगी? तो देखिए, आज जो हरियाणा में, हिमाचल में जो हाल हुआ है कांग्रेस के शासन में, उनके पास सैलरी के पैसे नहीं है, हर रोज वहां पे जो एम्प्लॉइज है रोड पे आके धरना कर रहे हैं। ये तो फिस्कल डेफिसिट क्या है तो कांग्रेस को कौन बता सकता है? तो मुझे लगता है कि जो कथनी और करनी में दोनों पार्टी के जो फर्क है, दिल्ली की जनता वो देख रही है। और आज जो दिल्ली में भाजपा ने जो भी वादे किए हैं, वो ऐसे वादे हैं, वो जो अटल कैंटीन की बात हो, या महिला सम्मान की बात हो, या गैस सिलेंडर की बात हो, ये सारे ऐसे वादे हैं जहां जहां भाजपा की सरकार है वो उन्होंने पूरा करके दिखाया है। तो ये तो दिल्ली की जनता भली बात ही जानती है कि कांग्रेस जो अगर ला दिया तो क्या हिमाचल में हाल किया, आज अगर आम आदमी पार्टी को रिपीट किया तो क्या हाल किया पंजाब में। तो मुझे लगता है कि इस बार भरोसा होगा। आंकड़ों की बात हो, फिस्कल प्रूडेंस की बात हो, नीति की बात हो, नियति की बात हो, इंप्लीमेंटेशन के कमिटमेंट की बात हो, कहीं पे भी आप आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी भाजपा की टक्कर में नहीं है। और ये हकीकत दिल्ली की जनता इस बार समझ चुकी है। अनमोल जी, लक्ष्मण जी सिर्फ एक लाइन देखिए, केंद्रीय सरकार का ही आंकड़ा है ना कि वो जो हिमाचल में फ्लैश फ्लड हुआ, लगभग 8400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को देने हैं। ये तो एनडीआरएफ का आंकड़ा है, ये हमारे प्रदेश ने नहीं बनाया। और उसके ऊपर एक बार शायद लोकसभा के समय प्रधानमंत्री जी ने कहा हम 200 करोड़ देंगे, वो भी नहीं दिया। तो रोहन भाई ये तो कहेंगे नहीं कि केंद्र सरकार किस तरीके का दुर्व्यवहार दूसरे राज्यों के साथ करती है, इस पर इनकी जबान से कुछ नहीं निकलेगा। तो दूसरे के अगेन, अब जब आप ओल्ड पेंशन स्कीम की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, वो मुद्दे लेके आपने हिमाचल में सरकार बनाई। वो ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा आपके राष्ट्रीय जो लोकसभा के चुनाव 8400 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी को कह के आप रिलीज करा दीजिए, हम वहां पर ओपीएस को भी बहुभांति लागू कर देंगे। हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर रीडेवलपमेंट करना है वो भी कर देंगे। ये एक राइट एग्जांपल है कि किस प्रकार से जो है कांग्रेस पार्टी ने बेवकूफ बनाया। आज ओपीएस को लागू करने के बाद में उनको समझ में आ गया, तो जब उनका लोकसभा के चुनाव आए, ओपीएस कहीं पे चला गया। क्योंकि आज भी हिमाचल के जो एम्प्लॉय उसको ओपीएस नहीं मिला। सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की जो तादाद है वो हिमाचल में है। जब देश की जनता एक राज्य में देखती है कि वहां पे बेवकूफ बना गया, कहां से भरोसा करेगी? क्यों ओपीएस को निकाल दिया? अगर आपको लग रहा था कि ओपीएस आपकी अच्छी स्कीम है, क्यों आपके जो लोकसभा के चुनाव है उसके बाद कोई भी इलेक्शन में ओपीएस कहीं पे नहीं दिखा? तो ये नहीं होता, इसी को तो यू टर्न बोलते हैं। जनता इस पे भरोसा नहीं करती है। अगर आप कोई वादा करते हैं, आपको एक राज्य में किया तो दूसरे राज्य में करके दिखाइए, उसी को तो विश्वसनीयता। रोहन जी एक मिनट, रोहन जी एक छोटा सा जवाब नीरज जी से लेते हैं, फिर अनमोल जी के पास चलेंगे जो बहुत देर से चुप बैठे हुए हैं। नीरज जी छोटा जवाब रखिएगा। लक्ष्मण जी देखिए, केंद्र सरकार ने हिमाचल में पैसे नहीं दिए, उसकी वजह से जो वित्तीय ऊपर नीचे हुआ। अब मैं ओपीएस पर आ जाता हूं। रोहन भाई हमारे साथ कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, राजस्थान खूब इनका जाना आना होता था। इनको ध्यान होगा, राजस्थान में क्योंकि कोई ऐसी आर्थिक चुनौती नहीं रही, हमने तो वहां ओपीएस भी डिक्लेयर कर दिया और हमने लगातार दिया। तो जहां पर हमारी स्थिति ठीक रही, क्योंकि हिमाचल में केंद्र सरकार की नाकामी है, उस पर रोहन भाई से नहीं बोला जाएगा। केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। आप 84 करोड़ रुपए छोड़ दीजिए, आप वो वापस दे दीजिए 84 करोड़ रुपए, हम लोग उसको दोबारा से लागू कर देंगे। अगर पार्टी ने ये कहा कि पहले ही कैबिनेट में हम ये फैसला लेंगे, तो केंद्र सरकार कैसे बीच में आई? चुनाव नहीं, वो तो पहले ही कैबिनेट में हुआ। अब लोग शांत हो जाइए। अनमोल जी ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि मुद्दा यह है कि जो भी आप वादा करते हैं उसको निभाते नहीं। ये आरोप कांग्रेस वाले बीजेपी पे लगाते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस पे लगाते हैं, दोनों मिलकर आप पे लगाते हैं, आप दूसरों पे लगाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आरोप तब लगता है जब लोगों को लगता है कि उसको पूरा कैसे करें, इसका रोड मैप बताएं। तो आप तो सरकार में हैं, सारे आंकड़े आपके पास है, सारी तस्वीर आपके पास क्लियर है, तो आप क्यों नहीं बता देते इन ऐलानों के साथ, जी ये हम ऐलान करेंगे, इस पर इतना खर्चा आएगा, ये हम यहाँ से पैसा जुटाएंगे और इस तरीके से हम देश राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत रखेंगे। लक्ष्मण जी देखिए, कांग्रेस और भाजपा का काम ही आरोप लगाना, गाली देना और राजनीति करना है। आम आदमी पार्टी का काम है लोगों के लिए, जनता की भलाई के लिए काम करना। हमने देखा कि कैसे दिल्ली में पर कैपिटा इनकम जो है 4,61,000 है, जो देश में सबसे ज्यादा है आज किसी भी राज्य की। हमने ये देखा कि किस तरह से दिल्ली में इन्फ्लेशन सबसे कम है आज। देश में 5.6% है, दिल्ली में 2.3% है।
ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो दिल्ली में 18% से ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है, बढ़ोतरी हुई है टैक्स कलेक्शन में पिछले साल के मुकाबले। तो दिल्ली सरकार जो है अपने लोगों को मजबूत कर रही है, ह्यूमन रिसोर्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, जिससे इकोनॉमी को जरूर फायदा मिल रहा है। और यही कारण है कि पिछले 10 साल में हम इतने सारे किए हुए जो हमने वादे किए थे जनता से वो पूरे कर पाए हैं। हम महाराष्ट्र की तरह 7 लाख करोड़ के कर्जे में नहीं है, हम गुजरात की तरह 4 लाख करोड़ के कर्जे में नहीं है, हम मध्य प्रदेश की तरह 4.5 लाख करोड़ के कर्जे में नहीं है, हम उत्तर प्रदेश की तरह 7.5 लाख करोड़ के कर्जे में नहीं है। तो हम अपने जो कहते हैं वो हम वादा पूरा करते हैं और आने वाले समय में भी हम अपने किए हुए वादे पूरे करेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी जो आज ये कह रही है कि जी आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे जी हमने 500 में से 499 वादे पूरे किए। भाई आप बताइए 15 लाख दिए क्या आपने? आप बताइए 20 करोड़ रोजगार दिए क्या? आप बताइए किसानों को एमएसपी दी क्या? आप बताइए पक्का मकान दिया क्या? आप बताइए रोजगार दिया क्या? आप देखिए आज देश में कितनी महंगाई हो चुकी। आप ये बताइए कि आपने जो किसानों को वादा किया था कि उनकी आय दुगनी हो जाएगी, वो आपने किया क्या? आपके सारे कर्ज जो हैं, सारे राज्य जो हैं वो कर्ज में डूबे हुए हैं। और अगर आप वाकई में लागू करना चाहते तो अपने 20 राज्यों में करते ना, फिर इंतजार किसका था? आप अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार कर रहे थे, उनके सर्टिफिकेट का इंतजार था? ये जो दिल्ली में ये सारे ऐलान कर रहे हैं तो ठीक है, आपकी सरकार भी कई राज्यों में है, वहां भी कुछ लागू कर दीजिए ये सारी चीजें। दिल्ली तो चुनाव में आकर के ऐलान दे रहा हूँ। अटल कैंटीन की बात करें, वो भी इंप्लीमेंट किया, वो सब जगह जहां जहां पे भी योजना है वहां पे किया और वहीं लेके आए। वही तो बोल रहा हूँ, वॉक द टॉक, यही हम कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से झूठ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दल फैला रहा है। मैं चैलेंज करता हूं कि इस आंकड़े को झूठ साबित करके दिखाए। 2022-23 में वहां पे दिल्ली में फिस्कल सरप्लस था 0.4% ऑफ जीएसडीपी। 2023-24 में डिफिसिट में चला गया 0.7। ये आप आंकड़ा झुटला के मुझे दिखा दीजिए। आपने कहा कि हमने कौन से संसाधन आपने किए? 10 साल से आपके शासन में जितना भी फिस्कल सरप्लस था वो डेफिसिट में चला गया, प्लस 2000 करोड़ का घोटाला आप जोड़ दीजिए। हाँ, वो घोटाला नहीं करते तो शायद आपकी थोड़ी सरप्लस बचती। ये तो आपके घर में गया है, थोड़ा शीश महल भी उसमें जोड़ दीजिए 100-200 करोड़ का। तो हकीकत तो बताइए, आंकड़ों को क्यों झूठला रहे हैं आप फिस्कल डेफिसिट, जो फिस्कल सरप्लस वाला स्टेट था उसको फिस्कल डेफिसिट में लेके गए हैं। ये तो जनता के सामने हकीकत है, ये दिल्ली की जनता जानती है। और उसके ऊपर आपने करप्शन की मार कर दी। वो आम आदमी पार्टी सादाई के नाम पे, स्वच्छता के नाम पे, भ्रष्टाचार मुक्ति के नाम पे शासन में आई थी। हर जगह पे आपने जो दिल्ली की जनता को चोट की है, कोई भरोसा नहीं करेगा। झूठ तो कम बोलिए, कितना झूठ बोलेंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, आज आपने बसेस ही कम कर दी। अनमोल जी 30 सेकंड आपके पास है, फिर मुझे अनिल पद्मनाभन साहब के पास जाना। 30 सेकंड आपके पास है, फिर अनिल जी के पास जाऊंगा मैं। 30 सेकंड। देखिए हमने तो कैबिनेट में महिला सम्मान योजना पास भी कर दी थी। देखिए रुक जाइए, हमने तो नहीं आप रोहन जी आप एक बार रुक जाइए, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। देखिए ये ऐसा इसलिए होता है जब वो बौखला जाते हैं ना। मैंने इनके कर्जे बता दिए राज्यों के तो ये बौखला गए। हमने तो महिला सम्मान योजना पास कर दी जिसमें 1000 रुपए दिए थे हमने, और हम 2100 का वादा किया था। लक्ष्मण जी ये तरीका है डिबेट का। लक्ष्मण जी मैंने इंटरप्ट किया था? बोले नहीं, रोहन जी चुप हो गए। रोहन जी चुप हो गए, बोलिए। ये रही इनकी महिला, ये रही मध्य प्रदेश में देखिए इनकी सच्चाई। 1.5 साल से किसी भी महिला का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इनकी तो सरकार है, वहां पे 1.5 करोड़ महिलाओं को अब तक नहीं मिली। ये रही इनकी सच्चाई। और ऐसा इसलिए है, इनके राज्य कर्जों में इसलिए है क्योंकि ये देखिए, ये रहा इनका द्वारका में करप्शन, ये रहा इनका 25,000 करोड़ का गुजरात में करप्शन, ये रहा इनका 150 करोड़ का मध्य प्रदेश में करप्शन। ये सारे मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं। ये रहा 110 करोड़ का मध्य प्रदेश में करप्शन। अब क्योंकि शो का समय थोड़ा सा मैं खत्म हो रहा है तो मैं आपको रोकूंगा यहीं पे। मैं एक छोटा सा कमेंट में अनिल जी आपका लूंगा मैं, कि ये ठीक है आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, हर कोई अपना वादा कर रहा है, लेकिन मुझे बार बार जब भी ऐसा डिबेट करता हूं तो मुझे चुनाव आयोग का वो प्रस्ताव याद आ जाता है। जब चुनाव आयोग ने कहा था कि जो भी राजनीतिक पार्टियां कुछ वादा करती हैं तो उसको कैसे पूरा करेंगे उसका एक रोड मैप भी देना चाहिए। हालांकि बाद में चल के सलाह मशविरा तक बात गई, कोर्ट तक बात गई, लेकिन ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा। अनिल जी आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि पॉलिटिकल पार्टी इस पर डिबेट करे? लक्ष्मण जी ये आप जो सही कह रहे हो सही है, लेकिन थियोरेटिकल लेवल पे बहुत ही उम्दा सजेशन है आपका।
बट ये डिबेट करेंगे। आप अभी 1 घंटे से डिबेट देख रहे हैं, जो ओरिजिनल आपका सवाल है उसका जवाब तो अभी तक आपको मिला नहीं, और इधर उधर हम बाकी विषयों में चले गए। लेकिन डिबेट करने के लिए एक एक लेवल का एक मतलब म्यूचुअल ऑनेस्टी होना चाहिए। आप म्यूचुअल संसद में ऑनेस्टी होना देखिए, चाहिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, 15 सेकंड का आपसे कमेंट लूंगा, शो खत्म हो चुका है, कि बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा राज्यों में शासन करती है, फिस्कल प्रूडेंस का सबसे ज्यादा हिमायती रही है, इस डिबेट की शुरुआत तो बीजेपी को कर देना चाहिए, क्यों? नहीं, प्रधानमंत्री ने किया। आप केंद्रीय चुनाव में देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कोई फ्री बीच पॉलिटिक्स नहीं की, लेकिन यहां वो दबाव में है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं फिर कह रहा हूं, आप आम आदमी पार्टी से पंजाब पूछ रहे थे, दिल्ली में ही आज चिट्ठी लिख रहे हैं 50% दे दिया होता ना छात्रों को। इतनी बेईमानी लेके राजनीतिक पार्टियां कैसे चल पाती हैं, ये ठीक बड़ा है, अब लोकतंत्र। शो का समय हमारा खत्म हो रहा है। हर्षवर्धन जी, आपको बीच में रोक रहा हूं मैं, हर्षवर्धन जी ने लेकिन भी सबसे आज अच्छी मान बात ये रही, सबसे अच्छी बात ये रही कि सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं ने बिल्कुल आंकड़ों के साथ आए, पूरी तैयारी के साथ आए। थोड़ी बहुत राजनीतिक बहस तो हो जाती है, लेकिन बड़े तथ्यपरक बातें आप लोगों ने की। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।